से चली आ रही? सिंधु घाटी की सभ्यता। योग की परंपरा कब से चली आ रही? सिंधु घाटी की सभ्यता। आप देखो, योगी की मूर्ति मिलेगी, भावभंगी में आप देखो, पद्मशांभवी मुद्रा, पशुपति शिव की मुहर पढ़ेंगे हम लोग, पद्मशांभवी मुद्रा। आज तो हम लोगों को मालूम है कि बैठी है, कि पलथी मार के बैठी, पद्मशांभवी मुद्रा है, कि एक पैर दूसरे पैर पर लगाकर बैठी है मूर्ति। अब पता चल जाए कि उस जमाने की है तो हम लोग शुरू कर लेंगे योग की परंपरा। साहित्य में योग दर्शन भले पतंजलि ने दिया, लेकिन पुरातत्व तो कह रहा कि योग कहां से है, फ्रॉम इंडस। तो योग कैसा लग रहा है? प्रोटो हिस्टोरिक। क्या है? प्रोटो हिस्टोरिक। जैसे कल आपने पढ़ा मात्र देवी की प्रतिमा, तो धर्म को कहां तक ले गए आप? पाषाण काल तक ले गए, यानी कि बेलन घाटी, प्री हिस्टोरिक ले गए। लेकिन पहले समाज तो बन जाए, फिर वो पूजा पाठ करेगा। उसके लिए समाज का होना जरूरी है, और समाज कहीं ना कहीं न्यूलिथिक में मिला। समाज कहाँ मिलेगा? न्यूलिथिक में मिलेगा। वो तो मेसोलिथिक में भी नहीं संभव है, अब पहले लिथिक में तो सवाल ही नहीं। तो समाज मिला कहाँ? समूह मिला कहाँ? सामूहिकता मिली कहाँ? न्यूलिथिक। जिसने मानव को मानव बना दिया, वही तो है। और इससे इंस्पायर हुआ कौन? और इससे इंस्पायर हुआ कौन? विकसित स्वरूप बना दिया। लेकिन जिसका विकास हुआ उसका पतन भी होगा। बताओ, जिसका विकास हुआ पतन होगा कि नहीं? होगा, चाहे 1000 कर ले, चाहे 10,000 कर ले। क्योंकि गौतम बुद्धा ने भी क्या कहा? ये जीवन की सच्चाई है, आया है तो बस। तो अगर बुद्ध कह सकते हैं, क्योंकि बुद्ध भगवान थे, निर्वाण प्राप्त के बाद बुद्ध क्या हो गए? भगवान। लेकिन बुद्ध भी अपने को असहाय मान रहे हैं क्या? कि कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है उपदेश की हम दे दें, और कोई ऐसा रास्ता भी नहीं है कि हम अमर हो जाएं। जैसे लोगों के बीच में कोई दिख रहा है और वो मरे ना कभी। मिला कोई ऐसा? भले 2-4 मान लो 100 वर्षों ले गया, 200 वर्ष ले गया, बहुत तपस्या किया, मेहनत किया, तो कछुआ वाली उम्र में ले गया। लेकिन जाएगा तो 500 वर्ष मान लो मैक्सिमम, मान लो बहुत साधना किया, रोक लिया पूरा सांसों से। क्योंकि सांसों की पूंजी है। सांसें जितना खर्च करोगे आप, बहुत जल्दी जल्दी लोगे तो जल्दी मर जाओगे। जैसे हम लोग कितना लेते हैं श्वास से? वही 15 से 17 बार, तो 90-100 सही है, चले जाएंगे वहां तक। रामदेव 13-14 बार लेते हैं, थोड़ा और घट गए। आप कोशिश करो, आप पता चला 12-10-12 कोशिश करने के ही चक्कर में चले गए। तो ऐसे कोशिश से भी क्या फायदा? पता चला कोशिश कर रहे हैं, सर ने बोला, बोले आज रोक के देखते हैं। ऐसे नहीं रोकना है। हमारे ऋषि महात्मा देखो, आप रह जाते थे, लगता था क्या 250-300 वर्ष जी जाते हैं। हमारे यहाँ एक दौरावा बाबा थे, 500 वर्ष जिए। अब 5 बार 1 मिनट में 5 बार श्वास लेते थे। अब आप सोचोगे कि 1 मिनट में 5 बार मैं भी करता हूँ, देखता हूँ, आपसे जाता हूँ। नहीं करना। तो ये चीजों को ध्यान रखना कि श्वासों की पूंजी है, स्टॉक है, कितना लेना है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कितना मिला है। अगर किसी को पता हो जाए कि इतने करोड़ श्वास मिली है, तो रोज हिसाब किताब लगाएगा चित्रगुप्त की तरह कि आज कितना खर्च हुआ। तो भगवान ने सब अपने ऊपर रख लिया, बोले ये सब इन लोगों को नहीं देना, टेंशन में आ जाएंगे बेचारे। कल क्या होगा किसी को पता नहीं। अब आप देखो तो इतनी चीजें, आप अब बताओ, पतन हुआ कि अवस्था में परिवर्तन होगा? पतन नहीं हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ। पतन होता तो आज हम इंस्पायर होते। जैसे मौर्य काल का पतन हो गया, तो मौर्य काल फिर नहीं आया, वो पतन है। लेकिन आज हम बोल रहे हैं कि नहीं, उसी टेक्निक से हम मूर्ति बनाते हैं, जिस टेक्निक से ये बनाता था। तो पतन हुआ कि परिवर्तन हुआ? फिर परिवर्तन हुआ। ये बताओ, 500-1000 वर्षों के बाद फिर नगर दिखे, तो पतन हुआ कि परिवर्तन? फिर।
और आज तो हम लोग तड़प रहे हैं कि नगर बना दें, स्मार्ट बना दें, बरेली का नाम हो जाए, इंदौर का नाम होता है, हमारा क्यों नहीं होता है। आज हम लोग सोचते हैं ना स्मार्ट सिटी में हमारा भी नाम हो, बंगलौर का नाम होता है, बरेली का नाम कब आएगा। नंबर जोड़ते रहते हैं कि इस पायदान पर है बरेली। तो इसका मतलब लगे हुए हैं, चीज कर रहे हैं, बोले स्मार्ट बनना है, तौर तरीके बदलना है। बिल्कुल, तो लोगों से भी स्मार्ट बनता है। एक तो भौतिक मानदंड है और एक मानवीय मानदंड, कि वहां के लोगों की सोच कैसी है। जैसे आप दिल्ली में जाओ तो लोगों की सोच कैसी है, कर्म करो नहीं तो जिंदा भी नहीं रहोगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सोचते हैं अरे बिना कर्म किए भी एक कमाएगा तो खा लेंगे 9-10 है। यही सोच तो हम लोगों को पीछे करती है कि परिवार में एक मुखिया कमा रहा, पता चला 10 खा रहे हैं उसके ऊपर, तो बेचारा अस्वस्थ हो जाता है। और कहीं सब वर्किंग होते तो मस्त एकदम रहता कि मेरे जितने हैं सब वर्किंग हैं, और शाम को जब आते सब मिलते तो लगता कि हाँ एक बहुत बड़ा निर्माण हुआ पूंजी का। तो ये एकता में बल है। लेकिन हमारे यहाँ क्या स्ट्रेटजी है कि एक कमाएगा तो, अब वो धीरे धीरे बदल रहा है कि नहीं करना चाहिए। अब धीरे धीरे हम लोग जब भी ये करते हैं तभी होश आ जाता है कि नहीं, पिताजी के ऊपर भार नहीं ज्यादा होना चाहिए, फिर मेहनत करने लगते, फिर नौकरी मिल जाती है। ये होना भी चाहिए। अंग्रेज आप देखो, अंग्रेज कितना 23 वर्ष अपर एज लिमिट रखते थे, 23। आवाज चलते रहो है, ये भी जरूरी है। अगर सब कुछ हटा के 28 कर दिया जाए तो शायद बच जाएंगे हम लोग, और 25 वर्ष में बन जाएंगे जो बनना है कि नहीं। अगर एज 28 हो जाए तो 25 में बनेंगे कि नहीं मैक्सिमम। लेकिन उनको लगता है कि ठीक है, पीसीएस वालों को तो लगता ही नहीं है, वो तो 40 है, फिर और बढ़ा दो 45 है, फिर उसमें भी अगर दिव्यांग हुआ तो 55 है, तो फिर तो रिटायर है। बहुत बड़ा फैक्टर है इसका। जैसे गार्जियन आपको 5 साल का समय दे दे और गार्जियन कहे नहीं दिस इज फाइनल ईयर, तो दोनों में अंतर मिलेगा कि नहीं। वो जो स्ट्रेटजी बनेगी और 5 साल वाली जो बनेगी बड़ी भयंकर बनेगी। बोले नेक्स्ट ईयर जो आर्थिक समर्थन बंद कर देंगे, अरे बोले अब तो नींद भी नहीं आएगी, हो गया चैन। ऐसे मिलना चाहिए चुनौती। अंग्रेजों के जमाने में आईसीएस क्यों बन जाते थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि चुनौती भयंकर थी। और आज हम लोग चाह कर भी क्यों नहीं बन पाते हैं, क्योंकि चुनौती है ही नहीं। घर जाते हैं तो मम्मी पापा क्या पूछते हैं, डोंट वरी हम है ना, अरे बोले बस यही कहते रहो आप। देखो आप, चलो शुरू करो आप। एक हमने नाम दिया था 1826, वो नाम याद रखना। इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, कहीं शुरू में ही ले लेंगे हम लोग, विस्तार, एक्सटेंशन, इसको आप बीच में ही रख लेना, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है। 1826 चार्ल्स मैसन पहली बार इस सभ्यता के बारे में, इस टीले के बारे में, हड़प्पन टीले के बारे में एक विद्वान डिनोट कर रहा, चार्ल्स मैसन कभी कभी आता है। और उसके बाद चार्ल्स मैसन, अब 1826 का समय याद है, अंग्रेज हैं कि नहीं, 1826 है और पूरे जमे हुए हैं। और 1828 में ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, याद आ रहा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, याद आ रहा है ना थोड़ा, लाओ लश्कर। नहीं तो ऐसे आप रिमाइंड नहीं करोगे तो 1826 याद भी नहीं होगा। अब आप देखोगे 1853 के आसपास 2 ठेकेदार भाई थे, ब्रेंटन ब्रदर्स, 1853 से 56 के बीच में रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे।
जब तक पोजीशन लो तब तक हो गया 1.5 घंटे, पता ही नहीं चलता कितना तेज समय भागता। हाँ नहीं सही, थोड़ा सा करा दो। चलिए देखिए, इसमें ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन एक और टॉपिक लेंगे हम लोग। आ रहा शुरू करें हम लोग। तो चलो हम लोग दो स्टेप ले लिए आप, एक 1826 और एक लॉर्ड डलहौजी का जमाना। किसी को ईंटों की तलाश थी और वो वहीं से ईंट ले आया जिसको देखा था चार्ल्स मैसन ने, उसको उजाड़ डाला पूरा। और 150 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक बना है वो पूरा तात्विक ईंटों से बना। सोचो आप बताओ पक्की है कि कच्ची? सोचो आप, जिसमें रेलवे ट्रैक के लिए उपयोग किया जा रहा है। यू कांट इमेजिन आवर टेक्नोलॉजी। ये संदेश देना है किसको? ब्रिटिश भारत को, ब्रिटिशर्स को, कि टेक्नोलॉजी तूने मुझको नहीं दिया, मैंने तुझको दिया। और अंग्रेज क्या कहता था कि मैं इन जंगली को, असभ्य को क्या बनाने आया हूं? दिस इज नॉट रियलिटी, दिस इज मिथ। ये क्रॉस करना, क्योंकि काफी जांचने वाला अंग्रेज तो नहीं मिलेगा, ये मान के चलो। तो धुलाई कर सकते हैं हम लोग, हैं? कर सकते हैं। हाँ, मैं काले की मानसिकता का होगा तो देखा जाएगा। जैसे नहीं, एक ने क्वेश्चन ही बना दिया, भगत सिंह को आतंकवादी बोल दिया, कई FIR हुए। अगर भारत में जिंदा रहना तो कैसे बोल देगा भाई? भगत सिंह को हमारे कैसे बोल देगा वो? भाई ठीक है, लेकिन इतना ये लोग इतने देशभक्त रहे हैं कि कैसे बोल के चला जाएगा? एक बार PCS क्वेश्चन बना दिया कि वो निम्नलिखित में से कौन सा प्लेस है जो आतंकवाद की नर्सरी है? आजमगढ़ लगा दिया। बताओ, आजमगढ़ में सब वही पैदा हो रहे हैं। आजमगढ़ वाले घबरा गए तो सॉरी बोला कि सॉरी फॉर दैट। गलत चीज है, एक आध दो लोग हैं ठीक है, लेकिन अब ऐसे आप बना दोगे पूरा, मतलब हम लोग घबरा गए। हम भी आजमगढ़ के थे, हमने कहा गड़बड़ हो जाएगा मामला। और हमारे यहाँ राहुल सांस्कृताय ने बताओ 36 भाषाएं। तो अच्छा बुरा हर चीज हर जगह है, लेकिन अब ऐसे आप पूरा बदनाम कर दोगे तो लोगों को गुस्सा आ जाएगा। ऐसे नहीं बोलना है। हाँ, कुछ अंश में बोल दो कि अंश में है, तब भी काम चल जाएगा, लेकिन पूरा बोलोगे तब तो फिर नहीं काम चले। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब हम लोग शुरू करते हैं। कौन सा टॉपिक? ओरिजिनेशन। चलो आप शुरू करो, उत्पत्ति लिखो आप, और इसको देख के चले जाओ। हम टॉपिक को इसी तरह रहने देंगे और बीच में लिखेंगे। उत्पत्ति में देखो तीन विचारधारा। एक विचारधारा बता रही है विदेशी मत का समर्थन कर रही, फॉरेन। इसको हम लोग विसरणवादी सिद्धांत कहते हैं, डिफ्यूजनिस्ट थियरी, वाय प्रभाववादी सिद्धांत। इसमें मार्शल है, व्हीलर है, क्रेमर है, गार्डन चाइल्ड है, डीडी कौसाम्बी है, SD सांकलिया है, मॉर्टिमर व्हीलर है, जॉन मार्शल है, क्रेमर है, कुछ नाम याद रखो आप। SD सांकलिया है, डीडी कौसाम्बी है, बहुत बड़े एक इतिहासकार है डीडी कौसाम्बी, मार्क्सवादी इतिहासकार हैं डीडी कौसाम्बी, जो किस मत का समर्थन कर रहे हैं कि सुमेरिया वाले आए, मेसोपोटामिया वाले आए, मिस्र वाले आए, जो समकालीन थे। समकालीन सभ्यताओं को ध्यान रखना आप, मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट, ये ध्यान रखना आप। एक तो मेसोपोटामिया और एक जो है मिस्र, इजिप्ट, मिस्र, और एक जो है आपका क्रीट, यूनान। ये ध्यान रखना, क्रीट ये बहुत विकसित था, NCERT में मिलेगा, अन्य जगह नहीं मिलेगा। क्रीट की सभ्यता जो कहा जाता था कि हमसे भी कहीं ना कहीं डेवलप्ड थी किसी मामले में। उसकी जो सफाई थी, उसकी जो नगरों की पद्धति थी, वो थोड़ा सा आगे थी। तो कुछ लोग उसी को कह देते हैं कि यूनान ही इसका जनक है हम लोगों का, उसको भी मान लेते हैं।
लेकिन किसी भी आधार पर हम लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि चार्ट ये वाला याद रहेगा, ऊपर वाला याद है कि नहीं, क्रमिक विकास। तो ये ध्यान रखना है कि देयर आर कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन, जैसे बेबीलोन आ जाए, सीरिया आ जाए, सुमेरिया आ जाए, तो वो समाहित है कि इसमें मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया इराक है, इराक, ईरान नहीं, इराक, सऊदी अरब, इराक, ईरान नहीं है, ईरान अपना पास वाला, ध्यान रखना। तो ये चीज ध्यान रखना है कि इजिप्ट कंटेम्परेरी है, मेसोपोटामिया कंटेम्परेरी है, ग्रीक यूनान कंटेम्परेरी है, क्रीट। जब आप उसको खोजोगे तो बड़ा मजा आएगा, कोई चीज आप सर्च किया करो, क्रीट कहाँ, क्रीट कैसे, क्रीट को कैसे हम समझेंगे। लेकिन चाइना थोड़ा सा समकालीन नहीं, तो एक क्वेश्चन बना देगा कि निम्नलिखित में से कौन इंडस का समकालीन नहीं, तो किसको आउट कर दोगे आप, चाइना। 1700-1750 के आसपास वो विकसित हो रही। हमारा पतन कब हो रहा, पतन कब हो रहा, अवस्था में परिवर्तन 1900 ऑनवर्ड, वो वाला याद रखना, 1900 वाला मानदंड। तो ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ एक विदेशी मत आ रहा। अब विदेशी मत को हम लोग क्या कह रहे हैं कि डिफ्यूजनिस्ट थियरी, डिफ्यूजन, डिफ्यूज करना, डिफ्यूजनिस्ट थियरी। और ये क्या कह रहे हैं कि कुछ एक्सपर्ट आए, कुछ लोग आए और यहाँ के परिवेश में यहाँ को डेवलप किए, तो इसके जनक कौन कहलाएंगे, विदेशी। जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र हैं, वहां से आए और हमें डेवलप किए। तो पहले तो अपने तो डेवलप हो जाएं, है, अपनी कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करते हैं और हम फिर, तो देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस, इसलिए इसे हम मानेंगे नहीं, नहीं मानेंगे। लेकिन अब प्री में तो ये थोड़े न कहोगे नहीं मानेंगे, प्री में तो लगाना है। हाँ, जब लिखते समय ये बताओगे कि 1960 के बाद अब हमारी जो विचारधारा है वो क्रमिक विकास को मानती है, जो इवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट, ना कि डिफ्यूजनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, वहां बदल जाएगी स्थिति लिखते समय। तो ध्यान रखना है। तो 1960 के बाद आप देखोगे तो विचारधारा बदल गई है, यानी कि स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत चल रहा। और स्वदेशी नेटिव थियरी में भी आप देखोगे दो थियरी, एक तो ईरानी बलूची है, ईरानी बलूची है, क्योंकि ईरान भी अपना, बलूचिस्तान भी अपना। मोदी कभी कभी नहीं कहते हैं मेरे बलूची भाई, तो बलूची वाले भी सोचते हैं मैं भाई कब से हो गया, लेकिन वो अपना ही कुनबा तो है। पहले ईरान वगैरह ये सब एक ही में तो था। ये जब इंडस आप पढ़ रहे हो तो मकरान है, ईरान है, लोथल है, पास में ही है सब, बलूचिस्तान है। नहीं, बलूचिस्तान में आप देखोगे इस पेज में खूब सभ्यताएं मिलेंगी यहाँ। तो आप देखो जो है, क्योंकि यहाँ क्वेटा है, झोब है, नाल है, आमरी है, कोटदीजी है, जिनसे विकास होगा किसका, इंडस का। तो ये सब कहाँ है, बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान वाला जो इलाका, क्योंकि विभाजन तो बाद में हुआ नहीं, ये चीज ध्यान रखना। तो ये ईरानी बलूची मत है। दूसरा क्या है कि एक अपना मत है, सोथी, सोथी संस्कृति वाला मत, जिसको आप देखोगे, हाँ वेरी गुड, अमलानंद घोष है और डीपी अग्रवाल हैं। यहाँ रोमिला थापर महोदय है, फेयर सर्विस, फेयर सर्विस रोमिला थापर, डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष। बस ये रखना है, ये रख लोगे आप तो प्री में चले गए, लिख दिए तो मेंस में चले गए। ये टॉपिक मतलब कंसेप्चुअल है। तो इन दोनों विचारधारा को हम लोग क्या मानते हैं, क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो आप बताओ, विदेशी उत्पत्ति ज्यादा अच्छा लग रहा है कि क्रमिक विकास? किसी भी सभ्यता संस्कृति में जान आता है तो वहां के आसपास के लोग कैसे, मानते हैं कि नहीं? आसपास की अगर ग्रामीण संस्कृतियां स्ट्रांग होंगी और धीरे धीरे वो सरप्लस प्रोडक्शन देंगी तो नगर का भी विकास होगा। तो आप देखो ये क्या है, खाद्य उत्पादक है, खाद्य संग्राहक है कि नहीं? खाद्य उत्पादक मेहरगढ़, मेहरगढ़ देखो आप, खेती बाड़ी, तो इन्हीं से विकसित हुआ क्या, ग्रामीण संस्कृतियां। ताम्रपाषाण काल, तांबा मिल गया, लेकिन तांबा मिल गया तो तांबा अभी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है,
क्योंकि तांबा में जब तक कुछ मिलाएंगे नहीं तब तक वो मजबूती नहीं देगा। लेकिन मिलाएंगे कहां से? टिन नहीं हमारे पास, अब मामला गड़बड़ हो गया। तो इसका अभी हमने क्या क्वेश्चन क्या पूछा, सबसे ज्यादा किस धातु का इस्तेमाल किए, और आप फंस गए, बोले क्या ब्रॉन्ज। लेकिन ब्रॉन्ज बनेगा कब? जब टिन होगा। हमारे पास कॉपर है, टिन हम दूसरे से ले रहे हैं, और दूसरा देना बंद कर दे तो हम फिर आ गए कहां? तांबे पर। तो सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल किए? उसी पर आ गए। यानी कि हम सीमित मात्रा में कांसे का इस्तेमाल कर रहे हैं और मेसोपोटामिया भरपूर मात्रा में कांसे का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब हम वो हमारा जनक नहीं हो सकता। उसकी लिपि पढ़ ली गई क्योंकि उसकी लिपि में तीन स्थानीय भाषा में अक्षर मिले हैं, लेकिन हमारे में दुर्भाग्यवश एक ही मिला, इसलिए हमारी लिपि पढ़ी नहीं गई। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता की लिपि क्यों नहीं पढ़ी गई? क्योंकि लैक ऑफ बाइलिंगुअल डाइजेस्ट। और वहां तो ट्राइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल तो छोड़ो, तीन भाषाएं मिल रही। अब बताओ, तीन भाषा अगर मिल जाए तो मिला के पढ़ लेगा कि नहीं व्यक्ति? अब बड़े भी मिल रहे हैं। हमारे यहाँ जो साइन बोर्ड मिला, मैक्सिमम जो साइन बोर्ड मिल रहा है 17 अक्षरों का मिल रहा है, 10 अक्षरों का मिल रहा है, और उसमें मछली ज्यादा बना रहा या यू का सिंबल बना रहा। अब इसको साजिश माने चाहे कुछ माने कि अगर पढ़ लेगा तो हो सकता हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, क्योंकि अंग्रेजों के दौर में हम लोग थे, गुलाम भारत था। जब सिंधु घाटी की खुदाई हो रही थी तो गुलाम भारत था, और जब हम लोग आजाद हुए तो मैक्सिमम प्लेस कहां चला गया? पाकिस्तान। फिर मामला गड़बड़ हो गया। हमारे जो पुरातत्वविद थे, जो महान थे, वो उधर चले गए, जैसे R.L. स्टाइन, रफीक मुगल। तो हमें बड़ा कष्ट हुआ, बोले अब क्या करें, अब तो ये भी चला गया। सब मतलब हड़प्पा भी गया, मोहनजोदड़ो भी गया, चनहुदड़ो भी गया। यानी कि आजादी से पहले जितने प्रस्थल हैं मैक्सिमम पाकिस्तान में उत्खनित हुए। अब भारत में उत्खनित होने वाले सारे पुरास्थल आजादी के बाद हैं, एक्सेप्ट रंगपुर। दिस इज योर क्वेश्चन। तो पढ़ते समय यह भी ध्यान रखना कि 1947 में जब हमारा बंटवारा होगा तो 1921 से यात्रा करना, क्योंकि ये सभ्यता कब प्रकाश में आ रही है? 1921। तो ये चीज ध्यान रखना। अब ये चीज क्लियर हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा? सोथी संस्कृति। अब ये सोथी संस्कृति क्या है? ये प्री कालीबंगन संस्कृति। क्या है? प्री कालीबंगन संस्कृति है। यानी कि कालीबंगन का पहला चरण है जहां जुते हुए खेत का निशान मिला। क्या मिला? जुते हुए खेत का। अब बताओ, खेती बाड़ी करते थे कि नहीं? और जबकि डीडी कौशाम्बी कह रहे हैं कि हल के प्रयोग से परिचित नहीं। राइट और रॉन्ग? तो बोल देंगे हम लोग कि आप रॉन्ग हो, क्योंकि हल नहीं था तो सरप्लस कैसे आया? भाई माना कि ठीक है, वो हल के जगह पे चल लेंगे। जैसे हमारे यहाँ बहुत से सीमांत किसान ऐसे हैं जो बेचारे अपने ही श्रम का प्रयोग करते हैं खेत में, क्योंकि उनके पास खेत ही नहीं। और बहुत से आप देखो 24-24 बैल, अब तो थ्रेसर वगैरह का जमाना आ गया, ट्रैक्टर का जमाना आ गया। आप देखो वैदिक में मिला नहीं 24-24 बैलों का साक्ष्य खेती करने का, 24-24 बैलों से काटक संहिता। तो इसका मतलब खेती बाड़ी खूब फिर होने लगी, बीच में रुक गई। तो इसका मतलब अगर कोई कह रहा है कि हल के प्रयोग से परिचित नहीं थे, तो हल का साक्ष्य कहां से मिला? बहावलपुर से मिला, बनावली से मिला, जुते हुए खेत मिले। इसका मतलब ये बात उस बात को क्रॉस कर रहा। लेकिन अगर आएगा कि किस विद्वान ने कहा कि ये हल के प्रयोग से परिचित नहीं है, तो यू हैव टू चूज डीडी कौशाम्बी। ये प्री है, तो प्री भी चल रहा, मेंस भी चल रहा उसी में। तो ये संभालना हमें कि अगर हमारा तथ्य तैयार हो गया तो उसी को हम लोग जोड़ के एग्जाम्पल लेके लिख दिए तो वो क्या हो गया? मेंस कल्चर का पार्ट। अब देखो आप, तो ये क्लियर हो गया। तो किसको मानोगे आप? ग्रेजुअल इवोल्यूशन। वी डोंट एक्सेप्ट फॉरेन थियरी, वी ओनली एक्सेप्ट। हाँ, ये है कि इसके प्रभाव से हम डेवलप हुए होंगे। मान लो ठीक है, कोई व्यापार कर रहा है तो डेवलप हुए होंगे,
और जब व्यापार करना हो बंद कर दिया तो व्यापार वाणिज्य, जाहिर सी बात है, तो इसका क्या होगा, स्वरूप में परिवर्तन होगा, चेंज इन स्टेजेस। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद आ जाओ आप नेक्स्ट, दूसरा विस्तार। अब विस्तार देखो, आप फास्ट चलते रहो। आप जब ये इंटरप्ट होगा तो आप बता देना। विस्तार देखो, आप विस्तार ऐसे बनाओ, आप बहुत फास्ट बनाओ। मांडा, मांडा से लेकर और इधर सुतकांगेंडोर, दास्क नदी के तट पर है, ऐसे बना लो आप। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, देखो अब कुछ नहीं लिखा, मांडा, मांडा ही है, चेनाब नदी के तट पर है। अब देखो आप ऐसे बना लो, यहां पॉइंट बना लो, मैप में बना के देखना आप। यहां जो है ऐसे ये इसका रहेगा एंगल, ऐसे बनेगा ये। तो ये मैक्सिमम जो है क्या है, त्रिभुजाकार है, मैक्सिमम त्रिभुजाकार। 90% प्लेस इसी में, ये वाला जो इलाका, ये वाला आपका अफगानिस्तान होगा, यहाँ पाकिस्तान होगा, ये गुजरात वाला इलाका जो है, तो यहाँ सुतकांगेंडोर हो गया। यहाँ कौन सा प्लेस होगा, हाँ वेरी गुड, दैमाबाद। और यहाँ कौन सा होगा, भगतराव, गुजरात वाला। ये महाराष्ट्र वाला, यहाँ कौन होगा, आलमगीरपुर। ये हिंडन, यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट पर, तो ये ध्यान रखना, प्रवरा नदी के तट पर है, यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट पर है, चेनाब नदी के तट पर है, दास्क नदी के तट पर है, दास्क। और बलूचिस्तान का इलाका है, दक्षिणी बलूचिस्तान में खूब प्लेस मिले हैं। सुतकांगेंडोर है, सुतकाको है, डाबरकोट है, सादीकौर है, सब मैरीटाइम और सब नवल गतिविधियां कर रहे हैं, यानी कि जलीय मार्ग से व्यापार कर रहे हैं। ये जलीय मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा। और ये इंडस का एकमात्र पूरा स्थल है जो चट्टान पर है, यही जो है सुतकांगेंडोर। तो यानी कि सुतकांगेंडोर से लेकर अगर यहां तक देखा जाए तो 1600 किलोमीटर, और यहां से लेकर यहां तक अगर देखा जाए तो 1400 किलोमीटर, और यहां से लेकर यहां तक देखा जाए तो 1100 किलोमीटर। देखो सरकमफेरेंस बढ़ रहा घट रहा। और पहले हम लोग यहां तक थे, अब यहां तक आ गए। तो पहले वही वाला संशोधित डाटा चलता था, 12,99,600 जो एनसीईआरटी में दिया, अब बढ़ गया 3 लाख का ये सरकमफेरेंस बढ़ा। तो आप देखो ये बढ़ा दो गया। तो अगर ये देखा जाए तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है पहले का आंकड़ा। लेकिन अगर दैमाबाद को आधार बनाया जाए, यानी कि ये वाला, और इसको आधार बनाया जाएगा तो कितना है, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें भी अगर देखा जाए तो जो कोस्टल इलाका है, जब आप मैप बनाओगे कोस्टल देखोगे तो इसमें 1300 किलोमीटर का केवल कोस्ट है, ये चौड़ाई। तो बताओ आप, चौड़ा ज्यादा है कि लंबा ज्यादा, चौड़ाई ज्यादा है। और इसमें भी कितना है कोस्टल एरिया, मतलब 1300 किलोमीटर, और 300 किलोमीटर केवल लैंड एरिया। तो इसका मतलब हम लोग व्यापार जल से भी करते थे और थल से भी करते थे। तो जलीय व्यापार का पूरा एग्जाम्पल देखोगे अब, और लोथल इसी बेल्ट में पड़ेगा पूरा, कैम्बे, बे ऑफ कैम्बे, खंबात की खाड़ी। अब आप देखो कि इसका अगर रियल फेस देखा जाए तो कैसा लग रहा, त्रिभुजाकार। लेकिन अगर टोटल देखा जाए तो क्वाड्रुपल लग रहा, चतुर्भुजाकार। अगर टोटल शेप देखा जाए तो चतुर्भुजाकार लग रहा, क्योंकि 4 भुजाएं बन रही। और अगर रियल देखा जाए कि वास्तव में इसका आकार कैसा है, तो ट्रायंगुलर। तो कभी भी इससे क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, सरकमफेरेंस कितना है, इसका कितना किलोमीटर में है, पूरा जो है फैला हुआ वर्ग किलोमीटर में। तो ये चीज ध्यान रखना कि पहले का आंकड़ा देखोगे तो लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर,
लेकिन नाउअडेज 16 लाख के आसपास। और अगर आज दोनों को ज्वाइंट कर दिया जाए तो 12 टाइम, और केवल मिस्र को ले लिया जाए तो 20 टाइम्स बड़े हैं हम। तो आप सोचो कि समकालीन विश्व की सभ्यताओं में विकसित सभ्यता भी है, टेक्नोलॉजिकली भी विकसित है, सिविल इंजीनियरिंग के भी क्षेत्र में विकसित है, नेशनल हाईवेज भी बना है, समकोण पर रोड काटती भी हैं, डॉकयार्ड भी बना है, सब कुछ है, ग्रेट बाथ भी बना है, ग्रीनरीज भी बना, बट देयर इज नो टेम्पल, मंदिर नहीं। और वहां मंदिर ही मंदिर है, तो अपना वाला मंदिर क्यों नहीं हमें दे दिया? तो बड़ा अटपटा लगेगा, जैसे कोई कह दे कि नहीं ये हमारे कारण विकसित हुआ है, तो कैसे आप मान लोगे? यही मेंस, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, अटपटा लगेगा। तो आप देखो कि इस तरह से आप देखो कि ये क्लियर हो गया विस्तार, यानी कि उत्तर में कहां से? कश्मीर के मांडा चेनाब नदी से, और दक्षिण में, दक्षिण तो इसको नहीं कहेंगे, दक्कन, पश्चिम दक्कन, तो ये ध्यान रखना, पश्चिम दक्कन। तो कितने देशों में फैली हुई है? कितने देशों में फैली हुई है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के 3 देशों में फैली हुई। आजादी तक देखोगे तो आप ज्यादा प्लेस नहीं है, 40 ही प्लेस है आजादी तक, आजादी के बाद जो है ज्यादा। और आज ये स्थिति है कि 2800 प्लेस हैं जिनका उत्खनन हो चुका, 2800 प्लस, उसमें 1500 के आसपास गुजरात में। आप सोचो, यानी कि सबसे ज्यादा भारत में, और भारत में भी सबसे ज्यादा गुजरात, और सबसे ज्यादा किसमें है? भारत में, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में कोई भी नगर नहीं है। यानी कि अब तक कितने सिटीज अवेलेबल हैं? 7 सिटीज आर अवेलेबल नाउअडेज आउट ऑफ 2800 आर्कियोलॉजिकल साइट्स। तो बताओ नगरीकरण ज्यादा है कि कम है? कम है, बहुत कम है। और ऐसे ही आईएएस बनाएगा क्वेश्चन, नगरीकरण कारण कथन ऐसे बना देगा कि नगरीकरण बहुत ज्यादा है, तो आपको दिखेगा क्या? अच्छा नगर तो बताए थे सर, क्योंकि जितना आप एग्जाम्पल दोगे सब नगर से ही रहेगा, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो से ही रहेगा, लोथल, कालीबंगा, चंदोदड़ो, बनावली, धौलावीरा, यही बार बार आएंगे। तो आपको लगेगा क्या? नगर खूब मिले। लेकिन जब टोटल में अध्ययन करोगे कि 2800 में 7, तो परसेंटेज तो पॉइंट में चला गया, तब आप कहोगे नॉर्मल, नॉमिनल है। नॉमिनल भी नहीं। ये चीजें आपको खंगालना, हम ये चाहते हैं कि आप जगो, उस टॉपिक में जग जाओ, फिर तो पढ़ोगे आप। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन 15 दिन पढ़ाते हैं तो खत्म होता, और यहां तो एक दिन में क्रॉस करना। तो आप सोचो डेप्थ कितनी, डेप्थ भी बताते चलेंगे, बताएंगे सब फीचर, सब पे हम लोग कमांड करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है कि यानी कि उत्तर में मांडा से लेकर पश्चिम दक्कन, महाराष्ट्र के दामाबाद, और पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकांगेंडोर से लेकर पूरब में। तो ये चीज ध्यान रखना है, यानी कि पाकिस्तान के पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान 3 प्रांतों में फैली हुई, और अफगानिस्तान के उत्तरी अफगानिस्तान और दक्षिणी अफगानिस्तान में 2 प्लेस महत्वपूर्ण है, सोर्तुगई और मुंडीगाक। अब पढ़ना भी नहीं है ज्यादा, सोर्तुगई और मुंडीगाक 2 प्लेस हैं अफगानिस्तान। बाकी अब पाकिस्तान 3 प्रांतों में, और भारत में आप सोचो कहां कहां फैली हुई। ऊपर से चलो, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आप बोलते जाओ, गलत होगा तो बता देंगे, और नहीं, बस इतने ही। अब आएगा कि इंडिया के किस प्रांत में नहीं फैली हुई है, या आएगा कि निम्नलिखित में से कहां सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार नहीं है? तमिलनाडु में है, केरला में है,
आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, हाँ बोले है, तो फिर तो मालूम है। इसलिए आप मैप रीडिंग बहुत किया करो, मैप खूब बनाया करो। आप इंडिया का मैप जिस दिन आपके दिमाग में आ गया, मैप रीडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं मेंस में, जब आप हिस्ट्री लोगे तो पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि वो लोकेट करेगा यहाँ कौन सा स्थल। बोले अरे तो पढ़े थे, थोक में नंबर मिलेंगे। है लो, इसको उल्टा ही दिमाग काम करता है। सबसे ज्यादा जाबाज भी तो वहीं से निकलेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी आप ले लो, बहुत बड़े जाबाज हो जाओगे, उसके बाद बचा ही क्या जीएस में। सोचो आप, हिस्ट्री को जिसने कमांड कर लिया और हिस्ट्री में पा गया 60% 50%, तो आप सोचो पाते हैं लोग। ऐसा नहीं है, 300 से एबव गए आप तो इसका मतलब आपने बहुत मेहनत किया। 500 और ऐसा नहीं है टेक्निक से क्वेश्चन मिलता, आप लिखो तो। लिखने की स्टाइल कैसी आपकी है, ऐसा नहीं है। ये नहीं सोचना कि इसमें फाइट ज्यादा है। साइंस वाले भी तो भाग के इधर ही आ रहे हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं कि वो वहां है ही नहीं है कोई, हमारे ही कायदे से जांची जाएंगी, हम नहीं जाएंगे वहां। आप देखो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले क्यों भाग जाते हैं, वो सोचते हैं या तो हम बहुत अच्छे हैं तब टिकेंगे, नहीं तो इससे बढ़िया हिस्ट्री ले लेंगे, क्योंकि वहीं सब हैं। या तो डर के आप भाग जाओ, अब फिजिक्स केमिस्ट्री से भी बन रहा है आईएएस, बन रहा कि नहीं, लेकिन जिसमें ये कॉन्फिडेंस है कि यस अगर 10 भी बैठेंगे तो उसमें मैं बनूंगा। या तो फिर आएगा अपने वाले में, आएगा कि नहीं भाग के, और फिर क्या बताएगा, दिमाग है ही है साइंटिफिक। तो अब बताओ आर्ट्स वाले को ज्यादा इतिहास समझ में आएगा कि साइंस वाले को? साइंस वाले। आज भी रिकॉर्ड आप उठा के देख डालो तो मैक्सिमम जो अदर फैकल्टी से आ रहे हैं वो ज्यादा सफल हो रहे हैं। लेकिन जो शुरू से पढ़ रहा सिंधु घाटी, बोले हमें पता है कि क्या पढ़ाएंगे, वो पढ़ेगा ही नहीं ध्यान से। और साइंस वाला एक एक शब्द को सुनेगा, अरे यही तो आया था, गलत हो गया था। और आर्ट्स वाला फूलों नहीं समा रहा, पता नहीं कहां से पढ़ा है। हमें यही लग गया कि हमें सीखने की जरूरत नहीं है, तो हमारी वहीं से यात्रा खत्म, डेड। चाहे टीचर हो चाहे विद्यार्थी हो, सीखना बंद, सीखना बंद, हाँ तो जीतना बंद। तो ये ध्यान रखना। फिर आ जाओ, नेक्स्ट आओ, किस पे बोलते जाओ आप, आ जाओ आप नामकरण। अब देखो आप, इसका सबसे पहला नाम क्या रखा गया होगा, आप अनुमान लगाओ। सबसे पहला, यानी कि पहली बार फावड़ा कहां चला? 1921 में पहली बार एक सभ्यता प्रकाश में आई और पहली बार खुदाई हुई, किसकी? हड़प्पा की। किसकी हुई? हड़प्पा की। इसलिए इस पूरे सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। तो पहला नामकरण क्या करोगे? हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या कहोगे? हड़प्पन सिविलाइजेशन। अच्छा, हम गोदी बाड़ा को हड़प्पन कह सकते हैं कि नहीं? गोदी बाड़ा जो मिला लोथल का, दैट इज हड़प्पन डॉकयार्ड। दिस इज राइट और रॉन्ग? अब देखो कुछ तो हैंग कर गए, बोले ये कैसे हो जाएगा, वो तो लोथल में है। लोथल वाले गोदी बाड़ा को हम कह रहे हैं कि इट वॉज हड़प्पन डॉकयार्ड। दिस इज राइट और रॉन्ग? देखो सब एकदम शांत है, बोले अब मामला राइट और रॉन्ग? कैसे रॉन्ग? जैसे ही हम आए कैसे बोले अब भाग लो। दिस इज राइट। और अगर कोई बोल रहा है कि इट वॉज मोहनजोदड़ो डॉकयार्ड, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि हड़प्पा वाज ए नॉन ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी। तो क्वेश्चन आएगा क्या कि सिंधु घाटी की सभ्यता का गैर भौगोलिक नाम क्या है? हड़प्पा। दिस इज योर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में लिख लो आप गैर भौगोलिक नाम, पुरातात्विक नाम, नॉन ज्योग्राफिकल नेम, आर्कियोलॉजिकल नेम। इट वाज आर्कियोलॉजिकल नेम। अगर क्वेश्चन आया कि पुरातत्व के हिसाब से इसका सबसे महत्वपूर्ण नाम क्या होगा?
हड़प्पा। देखो नाम पर भी गलत हो जाएगा अगर आप नाम सीरियसली नहीं पढ़े हो तब। अब देखो अब अच्छा, उसके बाद ये क्या है कि सिंधु नदी के दाएं बाएं किनारे पर आने लगी, खुदाई जो है थोड़ा सा घाटी में भी बढ़ने लगी, तो इसको एक नाम क्या मिला, सिंधु घाटी की सभ्यता। जब सिंधु और उसकी सहायक नदियों में आ गया ये, तो इसको क्या कहेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन अब एक क्वेश्चन आया कि इसका सबसे लोकप्रिय नाम क्या, आप बताओ। व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? देखो घाटी बोल दिए ना, रॉन्ग, इंडस सिविलाइजेशन, ध्यान रखना। और ये नाम किसने दिया है, मार्शल। तो इट्स पॉपुलर नेम वाज इंडस सिविलाइजेशन, ऐसे बदलेगा, ध्यान रखना। अब देखो फिर बदल रहे हैं हम, तो इसका लोकप्रिय नाम क्या है, सिंधु सभ्यता। अब उसके बाद अब ये घाटी से बाहर निकलने लगा और बहुत ढेर सारे स्थल सरस्वती घाटी में मिले, यानी कि घग्गर हाकरा, वो दृश्यवती, चौतंग, घग्गर नदी जो आज मिलती है, क्योंकि सरस्वती तो बिनसन में विलीन हो गई और कुछ लोग कहते हैं वहीं से अंडरग्राउंड हो गई या जाके इलाहाबाद में उभरी। तो दैट इज नॉट रियलिटी, दैट इज मिथ। रियलिटी मिथ में अंतर है, ध्यान रखना। हाँ ये कि मिथ से हम लोग ले लेते हैं बैकअप, लेकिन मिथ कैन नेवर बी चेंज इनटू रियलिटी। तो ये बिनसन में विलुप्त हो गई राजस्थान में, और वही है घग्गर हाकरा का पार्ट, पूरा सरस्वती का बेल्ट। तो उसकी खुदाई हुई, क्योंकि मैक्सिमम प्लेस जा रहे थे कहाँ, हड़प्पा की तरफ। तो हम लोग क्या कहना शुरू किए, हड़प्पा सभ्यता, वो भी अपना भारत में नहीं है। अब देखो कैसे, क्योंकि आदमी अपना पक्ष थोड़ा लेना चाह रहा है ना, इसको कैसे हम बोले कि ये भारत में भी निकल जाए। क्योंकि मान लो अभी तक आप क्या कह रहे हो, सिंधु घाटी, सिंधु या हड़प्पा, लेकिन सिंधु भी कहाँ है, पाकिस्तान में है, और हड़प्पा भी कहाँ है, पाकिस्तान में। अब हमारे जो दक्कन कॉलेज के प्रोफेसर थे बीएन मिश्र, उन्होंने एक आइडिया निकाला कि ये सरस्वती घाटी की सभ्यता। बोले कैसे सरस्वती घाटी की सभ्यता, बोले सबसे ज्यादा प्लेस कहाँ मिले, इसी घाटी, घग्गर हाकरा पार्ट। और एक बार क्वेश्चन भी आया कि सबसे ज्यादा प्लेस किस एरिया में है, पूरा घग्गर हाकरा पार्ट, जिसको हम लोग कौन सा बेल्ट कहते हैं, सरस्वती घाटी का बेल्ट। तो इस सभ्यता को हम लोग एक नाम दे दिए, क्या, सरस्वती घाटी की सभ्यता, बीएन मिश्र, बद्रीनाथ मिश्र, दक्कन कॉलेज वाली। इसके बाद एक नाम और है। अब देखो अगर मान लो कोई कह रहा है कि सिंधु घाटी का तकनीकी नाम क्या है, क्या बोलोगे, कांसे वाली सभ्यता। तो अगर टेक्निकल नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गया तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, क्लियर। तो तकनीकी रूप से किस नाम से जानेंगे, कांसे वाली सभ्यता। एक नाम और आओ, व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल नेम, नहीं रुको अभी, क्रोनोलॉजिकल नाम क्या होगा इसका, कालक्रमिक नाम क्या होगा। हाँ वेरी गुड, क्योंकि इतिहास के किस पड़ाव में है, प्रोटो। तो क्रोनोलॉजिकली इट वाज नोन एज प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। इतने एंगल से क्वेश्चन भागेगा, इसलिए हम ये टॉपिक दिए। ये ध्यान रखना, टॉपिक एक बार गुजर जाओगे इस टॉपिक से तो आप कर लोगे पूरा। फिर आ जाओ आप, अब आ जाओ आप कालक्रम में आओ, कालक्रम में आओ। कालक्रम में आप आओगे तो देखोगे इसका कालक्रम क्या है। तो एक हम लोग सामान्य रूप से कह लेते हैं क्या, 2500 से 1500। मॉर्टिमर व्हीलर का है ये, बहुत मैक्सिमम विद्वान इस पर फोकस किए हैं कि अप्रोक्सीमेटली 2500 से 1500 के बीच में इसका उद्भव, विकास और पतन हो रहा, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा। लेकिन आप वहां देख रहे हो कि 1900 के बाद ये पतन की ओर बढ़ने लगी, यानी कि मैच्योर फेज अगर इसका देखा जाए। तो आप देखो कि ये जो है एक सामान्य तिथि, अगर आ गया कि व्हाट वाज द जनरल डेट फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो दिस हैव टू चूज, ये ध्यान रखना। इसके बाद एक जॉन मार्शल के द्वारा क्या कहा गया, जॉन मार्शल इसे क्या कहते हैं, 3250 से लेकर
2750। आप बताओ कि जो उस समय के महानिदेशक थे उनकी डेट देखो, अब ये किसी से मैच ही नहीं कर रही है। दिस इज राइट और रॉन्ग? ये लग रहा है कि पैदा ही नहीं हुआ, मर गई। आप देखो, इसलिए हम फेजेस बता रहे हैं कि आप ये भी देखो कि इनकी जो डेट है ये इससे तो भाई नहीं है, कुछ है इसके आने से पहले समाप्त। और तो छोड़ो, आप यमेश वत्स, माधव स्वरूप वत्स का देखो तो ये तो और देखो आप 27। ये भी कैसा महसूस कर रहे हैं? ये भी लग रहा है कि वो नियोलिथिक और उसी के साथ ही चले गए, चाल्कोलिथिक। देख रहे हो आप? लेकिन इन विद्वान, ये विद्वान महत्वपूर्ण है, इसलिए इनके अनुसार आएगा तो बताना पड़ेगा, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अब अर्नेस्ट मैके देखोगे तो 2500 से 2800, 2800 से 2500 अर्नेस्ट मैके। फेयर सर्विस है तो 2000 से 1500 कह रहे हैं। एक डेट आपको याद रखना है, रेडियो कार्बन डेटिंग डेट। एक डेट याद रखना, C14। देखो आप, C14 के हिसाब से कितनी? C14 के हिसाब से है 2300, 1750। और इसी के हिसाब से जो हमारे यहाँ इसको जो है C14 के हिसाब से 1964 में डीपी अग्रवाल महोदय ने इस डेट का शोध किया। डीपी अग्रवाल, धर्मपाल अग्रवाल, C14 के अनुसार 1964 में इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसकी जो साइंटिफिक डेट है, दिस इज साइंटिफिक डेट। और इसमें भी आप देखोगे सांख्यिकी त्रुटियों से बचने के लिए ±30 लगाना पड़ेगा, नहीं तो योर आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं है। ±30, प्लस माइनस का मतलब 60 वर्षों का रेंज ये भी लेगा। तो देर इज नो एक्यूरेसी इन प्री हिस्ट्री, देर इज ऑल्सो नो एक्यूरेसी इन प्रोटो हिस्ट्री, बट देर इज एक्यूरेसी इन हिस्ट्री। एक्यूरेसी कहां मिलेगी? हिस्ट्री में मिलेगी। और कंफ्यूजन कहां मिलेगा? अप्रोक्स। आप देखो हम लोग क्या लिख रहे हैं, अप्रोक्स लिख रहे हैं, कहीं कहीं एग्जैक्ट दे रहे हैं, इसका मतलब ये प्लस माइनस में। तो सांख्यिकी त्रुटियों से बचने के लिए हम क्या लगाएंगे? प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, तब आपका आंसर सही होगा। जैसे C14 का हाफ लाइफ कितना है? देखो आप, C14 का हाफ लाइफ कितना है? 5568 ±30। हाफ लाइफ ऑफ C14। रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस, कार्बन सब ले रहे हैं तो इसलिए डीके करेंगे, मरने के बाद डीके करेंगे और उसके हिसाब से इसकी जांच होगी। लेकिन बहुत पुराना फॉसिल्स है तो ये मेथड भी फेल हो जाएगा। जैसे पृथ्वी की आय निकालना है तो इससे निकाल लोगे, यूरेनियम लेड मेथड पे आना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो वो पोटेशियम आर्गन मेथड, जैसे बहुत ज्यादा पुराना फॉसिल्स है तो पोटेशियम आर्गन मेथड होगा। लेकिन समय जानने का सबसे बेहतरीन और वैज्ञानिक मेथड कौन सा है? C14। और इसका आविष्कार किसने किया था? WF लीबी। इसके जो आविष्कारक हैं 1949 में इसका आविष्कारक जो है WF लीबी के द्वारा हुआ था। इसका हाफ लाइफ पता ही आपको। तो WF लीबी के द्वारा शिकागो विश्वविद्यालय के हैं ये, और ये जो है C14 का इजाद किए WF लीबी। तो दिस मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय WF लीबी इन 1949। और 1964 में इसी का सहारा लेकर डीपी अग्रवाल ने इस सैंधो सभ्यता के वैज्ञानिक तिथि का निर्धारण कर दिया। तो एक वैज्ञानिक तिथि को याद रखना, एक सामान्य तिथि को याद रखना, बस बहुत ज्यादा उसमें माथापच्ची नहीं करना, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन नहीं आएगा ही नहीं, ये ध्यान रखना। इसके बाद आ जाओ आप जनक, हु वाज ओरिजिनेटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब बताओ आप जनक कौन होगा? बोलो आप, सिंधु घाटी की सभ्यता के जनक कौन है? अनार्य? बोलो आप, अनार्य या द्रविड़
द्रविड़ भी कह सकते हो। और क्या कहोगे आप? और क्या कहोगे आप? लिखते जाओ आप। और क्या कहोगे आप? और क्या कहोगे आप? बोलते रहिए, आपको बोलना। देखो इतने लोग जनक हो गए, क्योंकि पापा कोई एक हो ही नहीं सकता। आप बताओ 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता का जनक कोई एक नहीं हो सकता। देखो ये ग्रुप लग रहा है, किसी का ग्रुप लग रहा है, पूरे डेवलप किए, ये सभी के सिम्पटम मिलेंगे। मोहनजोदड़ो के खुदाई में आप देखोगे 7 बार उजड़ा, 7 बार बसा। सबसे ज्यादा स्केलेटन मिले किसके? भूमध्य सागरी के। और ये सबका अगर मिला दिया जाए तो इन्हें हम क्या कहेंगे? चारों को हम क्या कहेंगे? एक नाम देंगे तो क्या कहेंगे? अनार्य। अनार्य का मतलब जो आर्य न हो। अब वो समझे कौन आर्य कौन नहीं। ये तो आर्य पढ़ेंगे तब क्लियर होगा आर्य कौन है। अगर किसी को आप अनायास मारता हुआ देखो तो समझ जाओ कि आर्य नहीं, और किसी को बचाता हुआ देखो तो समझ जाओ आर्य है। अच्छे लोग आर्य। आर्य कोई कौम नहीं है, आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य कोई रेस नहीं, आर्य कोई नस्ल नहीं। हिटलर के कहने से नाजी आर्य नहीं हो जाएंगे। नाजियों ने झोंक दिया, पूरा दूसरी विश्व युद्ध हो गया उन्हीं के कारण। तो वही भी एक्सेप्ट आर्य। गैर नाजियों को उठा के सामान फेंक दिया और कहता मैं आर्य हूं। अरे तू आर्य किस बात का है? आर्य वो है, परिवार में भी आप देखोगे तो आर्य अनार्य मिल जाएंगे। कुछ बड़े गुस्से में रहते हैं, मतलब लगा ही दिए एक, और कहेंगे क्या मैं दुनिया में एक बचा हूं जो आर्य हूं। वो तो लग ही रहा। आर्य का मतलब है कि जो आगे बढ़ा दे, सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाए, एटिक्वेट एंड मैनर वाला हो, वो उससे बनता। तो अब आप देखो कौन निर्माता है? सभी निर्माता। लेकिन मान लो 4 ऑप्शन आ गया तो क्या करोगे आप? क्योंकि सबसे ज्यादा स्केलेटन किसके मिले? भूमध्य सागरी, मेडिटेरियन। उसके बाद प्रोटोऑस्ट्रेलाइड, उसके बाद मंगोलाइड। अब बताओ मंगोल रिश्तेदार हुआ कि नहीं? अब बाद में आक्रमण कर रहा इल्तुतमिश के समय में, तो क्या करने आया हमारे यहाँ? अगर इसके स्केलेटन मिल रहे हैं, ये आधे ऑस्ट्रेलिया वाला है, ये भूमध्य सागर के आसपास वाला है, तो क्या टहल रहा था? इसका मतलब कभी कभी आप देखते नहीं, हमने उस दिन क्या कहा? इंडोनेशिया में गरुड़ एयरलाइंस मिली। ऐसे ही जा रहा सिस्टम, क्योंकि व्यापार वाणिज्य हमारा सदियों पुराना, आज से नहीं है। कब से है? इंडस से। तो इसका मतलब इनके स्केलेटन अगर मिले हैं तो ये हमारे यहाँ मौजूद थे कि नहीं? और चंगेज खां आक्रमण का प्लान बना रहा। बाबर तो कहता कि हमारे धमनियों में तैमूर का भी खून बहता और चंगेज खां का। लो मुगल पढ़ोगे तो आपको लगेगा दोनों का मिश्रित। तो वहां पे एक चीज आप देखो, सबसे कम कौन है? नाम से भी लग रहा है। अब बताओ आप सबसे नजदीक का इसमें कौन है? अब जरा दिमाग लगाओ, सबसे नजदीक का कौन है? अच्छा मंगोलिया। अच्छा सबसे नजदीक का, अच्छा ये ऑस्ट्रेलिया है, ये भूमध्य सागर है, ये मंगोलिया है, और ये बोले यही तो नहीं पता, नहीं गड़बड़ हो जाए। अरे ये पामीर के पठार, हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन वनस्पतियां, कश्मीर, पामीर का पठार, वहीं से उतर के आ गए, बोले हेलो मैं भी हूं। सबसे नजदीक और सबसे कम मात्रा में रहे। जो सबसे पास में होता हो क्या समझता है? अरे चलेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे ज्यादा स्केलेटन खुदाई में किसके मिले? तो सबसे ज्यादा अगर हमारे सभ्यता और संस्कृति के योगदान में किसी का योगदान रहा तो मेडिटेरियन ग्रुप, भूमध्य सागरी। और अगर टोटल में किसी का नाम बताना हो तो क्या बताओगे? जैसे उधर आर्य तो इधर, और एक लड़ाई होगी दासराग युद्ध, और उसमें पूछेगा दासराग युद्ध में कौन लड़ा,
तो बोले एक तरफ आर्य और एक तरफ आर्य अनार्य दोनों, एक तरफ आर्य और एक तरफ आर्य अनार्य दोनों। अच्छा ये बताओ, ब्रिटेन वाले ये कभी स्वीकार करेंगे कि आर्य यहीं के हैं, या बाहर वाले कभी ये स्वीकार करेंगे कि आर्य हमारे यहीं के हैं? वो तो कहेंगे बाहर से आए और इसे सभ्यता संस्कृति वाला बना दिए। लेकिन हम लोग कहेंगे क्या कि कुछ यहां भी है, सेफ जोन में रहना। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये क्लियर हो गया जनक। इसके बाद आप देखो कला, कला को छोड़ दो आप, कला को हम लोग नेक्स्ट में लेंगे। लिपि देखो आप, क्योंकि कला बड़ा टॉपिक है। लिपि में आप बताओ लिपि कैसी थी? लिपि कैसी थी? पिक्टोग्राफिकल थी। तो आप उसको लिख लो, भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफिकल थी। और लिपि के बनाने का अंदाज क्या था? देखो ऐसे, देखो ऐसे। (1853) में लिपि प्रकाश में आई और 1923 में पूरी लिपि प्रकाश में आ गई। और 1925 में पहली बार इसे पढ़ने का प्रयास किया गया। एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा पहली बार ये लिपि प्रकाश में लाई गई 1853। तो ध्यान रखना आप, 1923 में पूरी लिपि प्रकाश में आ गई और 1925 में बेडल नामक विद्वान के द्वारा पहली बार इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया गया, बेडल नामक विद्वान के द्वारा। अब देखो ये लिपि कैसे है, इसको तो पढ़ ही नहीं सकते हो। कहीं मछली का चित्र है, पता ही नहीं चलता क्या चित्र है, कैसे है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। डब्लू भी बनाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या बना रहे हैं, और उसमें भी कुछ कर देंगे, फूल पत्ती डाल देंगे। ऐसे लिखा हो, एक बार आ गया इंडस स्क्रिप्ट ही आ गया। अब बताओ आप दाएं से बाएं है कि बाएं से दाएं? अब बताओ अगर इस लिपि को पहचानना है तो ये ब्राह्मी है कि खरोष्टी है कि सर्पिलाकार है कि बॉस्ट्रोफेडम? हाँ बोले कुछ नहीं है, जो ना समझ में आए उसी को लगा दो। बोले बॉस्ट्रोफेडम है, जैसे लगता है ना कि सर्पिलाकार है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता, सर्पिलाकार है। लेकिन आप कभी कभी सोचो सर्प ऐसे भी तो हो सकता है। नागिन सीरियल देखे हो, ऐसे लिपट गया, तो आप कहोगे नहीं लिपि बनाना जरा ऐसे लिपटो, हो गया। तो ध्यान रखना आप। तो इसका मतलब कि सर्पिलाकार इज द नॉट राइट आंसर, स्पाइरल भी नहीं। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में पुरातत्वविदों ने क्या कहा कि इसे एक नाम दे दो, और वो नाम क्या दे दिए? बॉस्ट्रोफेडम है। ये पहली बार प्रकाश में आई, ये पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, और यहाँ बेडल महोदय ने पहली बार पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन आज तक ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकती। पिक्टोग्राफिकल, भाव चित्रात्मक। ठीक है, तो यहीं पर छोड़ दो आप लोग। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हम लोग नेक्स्ट में, इसको समाप्त करेंगे।